हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जो वीडियो है उसके नीचे भी कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज ग्रुप में भी डाल सकते हो। मुझे अच्छा लगा कि जिसको जिसको भी डाउट्स हैं वो जो है मुझसे पूछ रहे हैं, और जो भी लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इट्स वेरी गुड कि तुम एनसीईआरटी फॉलो कर पा रहे हो। अगर तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अभी भी हमको, एप्लीकेशन ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर निकाली थी जो कि इनफाइनाइट लेंथ की थी। अभी हम दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं, लेकिन एक इनफाइनाइट और थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज की निकालने वाले हैं। तो देखो इससे मेरा मतलब क्या है। हमारा टॉपिक ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइट एंड थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो देखो यार, मेरे पास एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इनफाइनाइट है, बट हमें एक सिंस कैलकुलेट करने के लिए इसको एक फाइनाइट लेंथ का सपोज कर लिया, मतलब दिखाया है फिगर में। अदरवाइज ये इनफाइनाइट ही है, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इनफाइनाइट है। ठीक है, और इसकी थिकनेस बहुत बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत थिन है ये, और इनफाइनाइट भी है। चलो, और इसकी चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की जाए तो पहले जब हम वो पढ़ रहे थे कि एक लाइन चार्ज की बात कर रहे थे तो हम लाइन चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे और उसमें लैम्डा से हमने इसको डिनोट किया था। पर इस बार एक सरफेस है, इस बार ये 2D सरफेस है। ठीक है, तो उसकी वो 1D था, अब ये 2D है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होने वाली है। किसी भी एक सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, किसी एक लाइन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमने मान लिया कि यूनिफॉर्मली चार्ज Q जो है, प्लस Q जो है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे कि दिखा रखा है फिगर में, और इसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और वो क्या होती थी, चार्ज अपॉन में एरिया ये होती है ना, फॉर अ स्मॉल, अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करी फॉर अ स्मॉल चार्ज और अपॉन स्मॉल एरिया के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते थे। तो ऑल ओवर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो टोटल चार्ज अपॉन में एरिया के बराबर होगी, और इसका एरिया ए हमने माना है। तो देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले कुछ छोटी मोटी जो डिनोटेशन है वो मैं बता देती हूँ। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आ रहा है सेंटर से लेके। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ये देखो, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस आर है, और ऐसे ही लेफ्ट साइड पे एक पी डैश पॉइंट है, इस तक का डिस्टेंस भी आर है। ठीक है, तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, एक सिंपल सी अप्रोच है जिससे हमें स्टार्ट करना होता है। पहली लाइन तो यही होती है कि देख लो कि हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या क्या है। तो देखो, अगर मैं पी पॉइंट पे निकाल रही हूं तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस शीट क्या होगी, रिपेलिंग होगी और राइट आउटवर्ड होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पी डैश पॉइंट की बात करूं तो ये सिंस ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो है पॉइंट, और अगर यहाँ को रिपेलिंग है तो इधर को भी रिपेलिंग ही होगी, सिंस पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही होता है। तो अगर पी डैश पॉइंट जो कि सेंटर यहाँ कहीं लाई करता है उसके लिए भी बाहर को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंस ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है दोनों सेम ही होगा, क्योंकि ये देखो ना, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड भी दोनों तरफ सेम ही होने वाला है। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होने वाली है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट पॉइंट्स हैं। तो डायरेक्शन आउटवर्ड होने वाली है, क्योंकि किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए है होना तो उससे रिपेल ही है, तो एक के लिए इधर तो एक के लिए इधर रिपेल होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पे। उसके लिए अभी हमने क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ हमें क्या कहता था कि ये जो सिलेंडर है, अब ये हमने गॉसियन सरफेस माना है। गॉसियन सरफेस से यार एक और भी मतलब है। इफ सपोज करो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और इधर को भी है, तो इसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करता हुआ कोई एक क्लोज सरफेस मानना होता है, हमें सपोज करना होता है। तो ऐसी एक फिगर जो इन सबको एनक्लोज करे वो एक सिलेंडर है। देखो ना, अगर इसका रिपल्शन इधर को है और इसका इधर को है, तो इस सबको एनक्लोज करते हुए, इन लाइंस को एनक्लोज करते हुए एक हम सरफेस मान लेते हैं जो कि सिमेट्रिकल भी हो, तो वो है सिलेंडर। हमने सपोज कर लिया सिलेंडर है, तो हम इस सिलेंडर को यूज करेंगे। अब मैं ई डॉट डी एस निकालने वाली हूँ तीन सरफेसेस के लिए, जैसे मैंने पहले किया था एक लाइन चार्ज के लिए भी। उसके लिए भी मैंने एक सिलेंडर माना था गॉसियन सरफेस, और
एक ये सरफेस था, एक ये सरफेस था, मतलब जो कर्व्ड सरफेस है, और एक सर्कुलर सरफेस एक और है। तो 3 सरफेसेस में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, और इन तीनों के लिए मुझे ई डॉट डी एस क्वांटिटी निकालनी है। वो ई डॉट डी एस जब आ जाएगा तो मैं उन तीनों का सम कर दूंगी, और उसको फाइनली जो स्टेटमेंट है जो हमारी गॉस लॉ कहता था ई डॉट डी एस जो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, उसके इक्वल पुट कर दूंगी। इससे हम E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। तो देखो यार, जो E डॉट डी एस है, ये टोटल E डॉट डी एस फॉर द होल फिगर की बात कर रही हूँ, किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ। ये लिखना है ऊपर, बाय गॉस लॉ, ये इसके बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस केस में Q की वैल्यू क्या है? सिंस सिग्मा हमने लिया है तो Q अपॉन ए इसकी वैल्यू है, तो Q की वैल्यू हो गई सिग्मा टाइम्स A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया है। और अब हम E डॉट डी एस निकालेंगे, तो E डॉट डी एस जो होगा फॉर S सरफेस इक्वल्स टू क्या होगा? E डॉट डी एस फॉर S1 सरफेस प्लस E डॉट डी एस फॉर S2 surface प्लस E डॉट डी एस फॉर S3 surface। सिंस हम देख पा रहे हैं एक ये सर्कुलर सरफेस है, एक कर्व्ड है ये वाला सरफेस जो है, और एक जो थर्ड सरफेस है। तो ये S1 सरफेस, S2 और S3 सरफेस 3 में हमने डिवाइड कर लिया है इसको। अब हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ, डायरेक्शन जो हम कह रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो इधर है या फिर इधर है। तो देखो S1 सरफेस के लिए, मैं S1 सरफेस की बात कर रही हूँ, तो S1 सरफेस में E डॉट डी एस का जब हम ये खोलेंगे तो इसमें एंगल देखना है हमें। तो देखो ds जो होता है वो एरिया वेक्टर को डिनोट करता है, तो एरिया वेक्टर जो है आउटवर्ड होता है। ये एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, और जो E की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो सिंस इनके बीच ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच का एंगल 0 है। तो मैं लिख देती हूँ E डी एस कॉस 0 फॉर S1। ऐसी ऐड करती हूँ E डी एस। अब देखो यार, सेकंड जो है कर्व्ड सरफेस है, इसके लिए जो ds वेक्टर मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल है तो ऊपर को होगा, ठीक है। और जो E है इसकी डायरेक्शन या तो ये है या फिर ये है। बात ये है कि इन दोनों ही केसेस में E की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, तो हमारा cos 90 हो जाने वाला है ये फॉर S2 सरफेस। और अगर मैं S3 सरफेस की बात करूं तो E डी एस, देखो यार फिर से सर्कुलर है, ठीक है। तो इसमें E की डायरेक्शन तो ऐसे ही है आउटवर्ड, और जो एरिया वेक्टर है इस सर्कुलर मतलब रिंग का वो भी आउटवर्ड ही है, तो इनके बीच का एंगल भी 0 है, तो cos 0, ठीक है। तो अब देखो यार 90 वाली जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे पास क्या बचेगा? E डॉट डी एस फॉर 2 सर्फेसेस। अच्छा, एक और बात है, सिंस E जो है मैंने अभी बताया कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल एंड अपोजिट ही रहेगा। सिर्फ डायरेक्शन की बात करूं तो अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड तो इसका सेम ही रहेगा, चाहे वो इसी की बात हो या फिर इसी की बात हो। तो और ये इसलिए भी तुम्हें शायद हो सकता है इसमें डाउट आए, लेकिन मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड करा दूं ये बात, किसी भी गॉसियन सरफेस पे उसका कोई भी पॉइंट ले लो, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे वो फिर कोई भी पॉइंट क्यों ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, यही खासियत होती है गॉसियन सरफेस की। तो E जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, ठीक है। और ds का इंटीग्रेशन मतलब सम कर दिया हमने फॉर S1 सरफेस, और ऐसे ही E का यहाँ पे हमने S3 सरफेस के लिए भी इंटीग्रेशन कर दिया, राइट। तो यार देखो, इसमें मैंने इसका जो एरिया है ds का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी, तो जब मैं इन दोनों ds का इंटीग्रेशन करूंगी तो बेसिकली मुझे इन दोनों रिंग्स का जो एरिया है वो इंटीग्रेट करना है। तो मैंने सपोज कर लिया इसका ds का जो इंटीग्रेशन है मतलब जो एरिया है वो a के बराबर है। दोनों है तो सिमेट्रिकल, तो दोनों का एरिया ही a के बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड a है। तो मेरे पास ये बात हुई कि E एज इट इज पड़ा है, ये a हो गया, प्लस में उधर से ये E टाइम्स a हो गया। तो ये जो टोटल क्वांटिटी थी E डॉट डी एस की वो 2 टाइम्स EA के बराबर आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 क्या थी? देखो यार इक्वेशन 1 क्या है? E डॉट डी एस सेम क्वांटिटी को हमने किसके साथ इक्वेट करना है? सिग्मा टाइम्स A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैंने इसको 2 टाइम्स
ई ए को मैंने सिग्मा टाइम्स ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर डाला और मुझे निकालना है क्या, ई निकालना है। तो यहाँ से एरिया कैंसिल हो गया और ई की वैल्यू 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई है। ये है मेरे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर अ थिन शीट जो कि जिसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है विद द चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो इसमें एक 2-3 पॉइंट्स हैं इसकी जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है उससे निकल के आते हैं। पहली बात, जो मैंने ये डिस्टेंस माना था आर, वो आर डिस्टेंस बेसिकली क्या था, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे उससे इस शीट का डिस्टेंस था। तो आपने नोट किया हो जो हमारा फॉर्मूला आया है उसमें सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो मतलब उसमें आर का कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब आर अगर सिंस उस फॉर्मूला में नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर इन दिस केस। चाहे फिर मेरा पॉइंट जो पी पॉइंट है कितनी भी दूर क्यों ना आया करता हो, यहाँ हो, कोई भी इनफाइनाइट डिस्टेंस ही क्यों ना हो, लेकिन वो आर पे डिपेंड नहीं करता चाहे कितनी भी दूर हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला सेम रहने वाला है, चाहे वो इतना सा डिस्टेंस हो, इतना डिस्टेंस हो, चाहे वो कितना भी डिस्टेंस हो। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि जो ई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। ठीक है, तो यार ये तो एक पॉइंट हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। सेकेंड एक पॉइंट ये है कि सिग्मा जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यू अपॉन ए के बराबर है, मतलब कि टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। ये तो सिग्मा हो गया अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, सिंस तुमने देखा कि जो शीट थी मेरी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो उसके लिए जो सिग्मा है वो ग्रेटर देन 0 होगा। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो सिग्मा भी पॉजिटिव होगी। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिंस हमें पता है कि जो डायरेक्शन थी अवे थी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अवे ही तो होती है, तो अवे थी। अगर मैं कह दूं कि यही जो हमारी शीट है वो नेगेटिवली चार्ज होती, मतलब क्यू अगर नेगेटिव होता तो जो सिग्मा होता वो पूरी क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाती, सिग्मा भी नेगेटिव होता, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव होती। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस केस में वो इनवर्ड होती, वो इसके पास में होती, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी की साइड में होती है और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अबाउट द रिजल्ट्स जो कि हमने डिराइव किया फ्रॉम द फॉर्मूला कि इससे हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है ड्यू टू थिन प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। ये तो अभी एक ही शीट ऑफ चार्ज ली, अगर मैं ऐसी पैरेलल शीट्स रख दूं तो उनके आपस के बीच से क्या मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, और एक और पॉइंट रह गया इसी के साथ, अगर ये जो थिन शीट थी इसकी कुछ थिकनेस होती, ये तो अभी मैंने थिन शीट ली थी, अगर इसी की कुछ थिकनेस होती सपोज ऐसे, जरूरी तो नहीं है ना कि वो थिन ही हो, सपोज थिक हो, अगर थिक होती तो उसकी कुछ थिकनेस होती, ये जो तुम देख पा रहे हो इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता, देखो इसके दो फेसेस बन जाते हैं, एक ये वाला फेस और इसके बैक साइड वाला फेस, तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही रहती। इसके लिए भी सिग्मा सपोज हमारा यूनिफॉर्म चार्ज होता, उधर की साइड पे भी सिग्मा ही होता, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो 2 टाइम्स हो जाती, मतलब कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक याद रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर थिक हमारे पास शीट है तो उसके लिए एक साइड हम 2 साइड कंसीडर कर लेंगे, हम एक वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस कंसीडर कर लेंगे और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को सम कर देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बता ही दिया, और अगर किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है, न्यूमेरिकल्स में डाउट आ रहा है तो वीडियो के साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर ग्रुप इटसेल्फ।